हाँ जी, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने किया था चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जो ऑल लिविंग बींग्स के लिए, सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं ले पाते सो वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन दी अर्थ। अगर हम नहीं ले पा रहे न्यूट्रिशन तो हम अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको न्यूट्रिशन लेना जरूरी है, ठीक है। और इससे पहले मैंने ये बताया था, इससे पहले वाले चैप्टर में कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का चैप्टर पढ़ा था हमने कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे आता है, पूरा प्रोसेस हमने समझा। इसके बाद हमने ये देखा कि न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर दोज न्यूट्रिशन इन व्हिच द ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। क्या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीव या कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वतः ही बना लेता है, अपने आप ही। हेटेरोट्रॉपिक इसके अपोजिट होता है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर दोज न्यूट्रिशन इन व्हिच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। इसके अंदर कोई भी जीवित प्राणी जो दूसरे प्राणी पर निर्भर होता है, जीवन पर्यंत तक, पूरे जीवन काल में वो दूसरों पर ही निर्भर है। इसके एग्जाम्पल में हम हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, और हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं और इसीलिए हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। कौन है? एनिमल्स भी जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, इसीलिए वो भी क्या हैं? हेटेरोट्रॉप्स। यानी हम लोग पूरी तरह जीवन पर्यंत, पूरे जीवन काल में प्लांट्स पर निर्भर करते हैं। प्लांट से मिली हुई चीज़ों को खाते हैं, प्लांट से मिले हुए कपड़ों को पहनते हैं, प्लांट से मिली हुई लकड़ी पर बैठे हैं, और जितनी भी चीज़ें हम डायरेक्टली सोचें या इनडायरेक्टली सोचें, ज़्यादातर कोई ना कोई चीज़ें प्लांट से ही मिली हुई है। और इसी तरह प्लांट से अपना भोजन स्वयं बना रहे थे, इसलिए वो ऑटोट्रॉप्स थे। कौन थे? और वो कौन सा न्यूट्रिशन करते थे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कौन सा? वेरी गुड। नाउ वी आर हेयर टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। के हेयर वी रीड दैट हाउ कैन एनिमल्स गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट्स और अदर। Here we are starting from the very microorganism। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमें दिखाई नहीं देते परंतु हमारी आंखों के सामने हो सकते हैं, ठीक है। यानी एनिमल्स का चैप्टर है तो हम सबसे पहले उन छोटे एनिमल्स के बारे में शुरुआत कर रहे हैं जो अभी भी हो सकता है कि हमारे बगल में ही बैठा हो, हमारी शर्ट पर भी बैठा हो, हमारे बेंच पर बैठा हो, मगर हमें दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज दे आर वेरी टाइनी एंड दे आर ओनली विजिबल विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, ठीक है। कि वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जा सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो दिखाई नहीं दे सकते, और ये हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। अभी जनरली हमने पढ़ा था कि जब भी हम लिविंग बीइंग्स की बात करते हैं, ये किसके? लिविंग बीइंग्स की बात करते हैं, तो दे आर यूनिसेल्युलर हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? और मल्टीसेल्युलर। इसके लिए थोड़ा सा ये प्रोसेस समझना पड़ेगा कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर है क्या चीज। कि यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेल से मिलकर बनते हैं। अब यूनि का मतलब सिंगल सेल, यूनि का मतलब है सिंगल सेल, एकल कोशीय जीव। क्या है? एकल कोशीय। और मल्टी का मतलब बहुत सारे, मल्टी का मतलब है बहुत सारे, बहुकोशीय जीव। क्या है? बहुकोशीय जीव। इसके लिए सबसे पहले हमें छोटा सा पार्ट समझना पड़ेगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है या कोई भी हम लोग ह्यूमन बीइंग है, कोई भी एनिमल है, लिविंग बीइंग है, वो सेल से मिलकर बने होते हैं। द वेरी टाइनी पार्ट ऑफ आवर सिस्टम इज द सेल। कि हमारे सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट एक सेल है, जिसको हम कोशिका भी कह सकते हैं, ठीक है। सेल, जब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो वो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं। और इसी तरह हम समझ पाते हैं कि ऑर्गन हमारी बॉडी में कितने जरूरी होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। ऑर्गन्स हमने देखा है कि हमारी बॉडी में फिर ऑर्गन्स को भी दो पार्ट्स में बांटा जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स व्हिच आर इनसाइड आवर बॉडी। इंटरनल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के they all are made from the tissue and then further tissue is made from the cell। और ये बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो तैयार हो जाती है। और हमारी बॉडी जब तैयार हो जाती है तो ऑर्गन सिस्टम में सारे ऑर्गन्स मिलजुल कर काम करने लगते हैं। दे आर इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर, वे सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तभी हमारी बॉडी जो है वो सुचारू रूप से काम कर पाती है। बॉडी के किसी भी अंग में कोई भी पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमें पता क्योंकि दे आर इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि बॉडी के सभी पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो अभी हमने ये समझा कि कोई भी ह्यूमन की एनिमल की बॉडी है उसमें सबसे छोटी इकाई सेल होती है, फिर बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यू बन जाते हैं और बहुत सारे टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बन जाते हैं। और ऑर्गन को फिर दो भागों में बांटा जा सकता है, ऑर्गन इंटरनल हो सकते हैं, ऑर्गन एक्सटर्नल हो सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। आइए आप सबसे पहले हमने पढ़ा कि पूरी कोई भी बॉडी है वो सेल से मिलकर बनती है। तो आगे बढ़ रहे हैं कि ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड टू लिव। द फूड कंटेन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। एवरी एनिमल हैज इट्स वे टू ऑब्टेन फूड। द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ये सारी बात मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी कि जितने भी जीवित प्राणी हम पृथ्वी पर हैं, हमें सबसे पहले जीवन जीने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शरीर का सकारात्मक कार्य को कराने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, क्योंकि हम खुद भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि हम हेटेरोट्रॉपिक हैं, हम हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम दूसरों पर निर्भर हैं। उसके बाद ये जो फूड है ये हमारी बॉडी में पहुंच जाता है और इसमें जितने भी विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स जो हमें लेने हैं वो हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और फिर से ये हमें एक एनर्जेटिक पावर देता है और हमारी बॉडी अगले दिन के लिए सुचारू रूप से काम करने के लिए दोबारा से तैयार है। और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल बच गया है और जो ऐसा वस्तु बच गई है जो हमें नहीं चाहिए, जो बेकार हो गई है, जो डाइजेस्ट हो गई है, जो पच गई है, अब उसमें से हमने सारा न्यूट्रिएंट चूस लिया है, सारा न्यूट्रिएंट ले लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है हमारी आंतों ने, स्मॉल इंटेस्टाइन ने, लार्ज इंटेस्टाइन ने, तो फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। क्या करेंगे, निष्कासन करेंगे। हम उसको अपने शरीर से निकाल, जिसे हम हिंदी में मल कहते हैं और इंग्लिश में एक्सक्रीटरा कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम से कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं, यानी जो भोजन हमने खाया था अब उसको अब हमारी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो चुका है, पच चुका है। जितना भोजन हमें चाहिए था, वो जितने न्यूट्रिएंट्स हमें उसमें थे हमने वो ऑब्जर्व कर लिए। अब ये भोजन को हमें एक्सक्रीट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा मल को, इसीलिए हम वॉशरूम में जाएंगे और उसको फ्लश आउट कर देंगे और अगले दिन के लिए दोबारा से भोजन पाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी तरह सबसे छोटे जीवों की बात कर रहे थे। सबसे पहले सबसे छोटे जीवों में हम हमेशा जिक्र करते हैं हमारे प्यारे अमीबा का। किसका, अमीबा का, ठीक है। अब अमीबा एक ऐसा छोटा एकल कोशीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, दैट ग्रोस वेरी रैपिडली, जो बहुत तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, क्योंकि वो और किसी होस्ट की बॉडी पर जाकर वो फूड को ऑब्टेन देता है। यू मस्ट हैव टू नो एवरी ऑर्गेनिज्म वांट्स देयर होस्ट। सभी ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट चाहिए। हमारे लिए होस्ट क्या है, एक तरीके से प्लांट्स हमें भोजन देंगे,
तभी तो हम खा पाएंगे। ऐसे ही कोई ये माइक्रो बैक्टीरिया जो होते हैं इनको होस्ट की बॉडी चाहिए, मेजबान के शरीर चाहिए, ये उस पर आ जाते हैं और उससे भोजन को प्राप्त करते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। अगर ये किसी ऐसी सतह पर आ जाते हैं, अगर ये किसी ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ भोजन नहीं होता, ये कपड़ों पर आ गए, फिर वो कपड़े हमने उतार के फेंक दिए, धुलवा दिए, तो या बेंच पर आ गए या किसी ऐसी जगह पर, किसी लकड़ी पर आ गए जहाँ हम कोई मनुष्य शरीर छू नहीं रहा है या किसी की बॉडी पर ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, तो वहीं पड़े पड़े हो सकता है कि 1, 2, 3 घंटे में इनकी डेथ हो जाए, वहीं पर ही खत्म है। क्योंकि जब भोजन नहीं मिलेगा तो जीवन भी नहीं चलेगा। तो ये ऐसे माइक्रो बैक्टीरिया है कि जब तक ये किसी के शरीर पर रहते हैं तो उसके शरीर से भोजन लेते रहते हैं और तेजी से बढ़ते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, हमेशा ये डबल की काउंटिंग में ही बढ़ते हैं। और अमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई आज तक पर्टिकुलर शेप नहीं देखी गई है, किसी भी शेप में पाया जा सकता है। और इसके अंदर जो कोई भी ऐसा सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इसके बाद ये न्यूक्लियस जो है जैसे ही किसी की बॉडी पर जाता है तो ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और ये न्यूक्लियस भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और फिर धीरे धीरे अमीबा करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऐसे एक अमीबा 2 को बना देते हैं, फिर ये 2 अमीबा 4 बना देते हैं, 4 अमीबा 8, 16, 32, और यही प्रोसेस। और इनकी ये जो ग्रोथिंग है, ये जो इनकी रिप्रोडक्शन करने की शक्ति है, ताकत है, पावर है, ये इनकी गिनती को हजारों की तादाद में कर, जिससे कि ये किसी भी वस्तु पर जब पहुंच जाते हैं तो तेजी से ग्रो करके उसे जल्दी जल्दी खत्म है। कभी कभी हम देखते हैं कि किसी भी खाने की चीज़ों पर बैक्टीरिया आ जाता है, किसी रोटी पर आ जाता है, किसी ब्रेड पर आ जाता है। अगर हम रोटी ब्रेड को नहीं छेड़ते तो हम 1-2 घंटे में ये पाते हैं कि वो सारे बैक्टीरिया ने उस रोटी के उस हिस्से को पूरा खाली कर दिया है। इसका मतलब है कि एक अमीबा तो ऐसा नहीं कर पा रहा था, यह एक बैक्टीरिया तो इतनी तेजी से नहीं करता। अगर उन्हें रोटी मिल रही है, उन्हें भोजन मिल रहा है, होस्ट मिल रहा है, फूड मिल रहा है, तो वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं और सारे अमीबा मिलकर फटाफट उस रोटी को खत्म कर देंगे। इसी तरह अगर ये अमीबा या ये बैक्टीरिया या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी और की बॉडी पर चले जाते हैं तो वहाँ पर भी ये यही करते हैं कि भाई दूसरे की बॉडी पर जाकर जल्दी से ग्रो करते हैं और उसकी बॉडी को नुकसान पहुँचाना शुरू फिर इसकी वजह से हम लोग बीमारी की चपेट में और हमारा इम्यून सिस्टम बीमारी से लड़ने की ताकत जो है वो हमारी कमज़ोर हो जाती है और हम तेज़ी से बीमार होने लगते हैं। अगर हम सही समय पर इलाज नहीं करवाते तो हम अपने जीवन से भी हाथ धो सकते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जीवन में इतने खतरनाक होते हैं कि ये हमारी बॉडी को तेज़ी से अफेक्ट करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं और जनरली मरने की नौबत तक आ सकती है। और कुछ और बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म कीटाणु ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं मगर हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि कॉमन कोल्ड, खांसी, जुकाम, ये वायरस, ये सब कर देते हैं, फ्लू कर देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा अभी कोरोना वायरस चल रहा था, कोरोना वायरस भी एक तरह का वायरस है, माइक्रो बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप में हम उसको देख सकते हैं। अगर वो यहाँ पर भी पड़ा है तो हमें दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि वो यहाँ कहीं पड़ा हो या कहीं से आ गया हो किसी के कपड़ों के माध्यम से या किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के माध्यम से, और अगर हमने उसे छू लिया तो हो सकता है वो हमारे ऊपर है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ कोई बैक्टीरिया हो, मैं बार बार इधर हाथ लगा रहा हूँ, फिर मैं ऐसे हाथ लगा लेता हूँ, तो इसका मतलब है वो बैक्टीरिया कहाँ गया है, मेरे ऊपर आ गया, मेरी शर्ट पर आ चुका है। अभी सिर्फ शर्ट पर ही है, अभी सिर्फ कहाँ है, अपने आप नहीं चलता। ये कैसे नहीं चलता? जनरली आपने देखा होगा जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो सभी डॉक्टर्स, सभी पेरेंट्स, आप लोग मम्मी पापा कहते थे मास्क लगा ले, ऐसे कह रहे थे ना कि बार बार मुंह पे हाथ मत लगा, बार बार आँख मत मसल, बार बार हाथ धो, कहीं पर भी हाथ लगा रहे हैं तो किसी व्यक्ति से मिल रहा है तो फिर हाथ धो। इसका मतलब क्या है कि वो आपको क्या समझाना चाह रहे थे कि भाई वो जो वायरस है
वो वायरस है वो कहीं पर भी हो सकता है, वो कहीं से भी तुम्हारे पास आ सकता है। अगर तुम बार बार किसी भी चीज़ों को हाथ लगा दो तो तुम्हारी बॉडी पर आ जाएगा और बॉडी से उसको तुम्हारे शरीर में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें दिमाग में ध्यान नहीं रहता कि कब मुंह पे हाथ लगा दिया, कब नाक पे हाथ लगा दिया, कब आँख मसल ली हैं। अभी किसी बीमार व्यक्ति से हाथ मिलाया उसके बाद आँख मसल ली तो क्या हुआ कि जो भी हमारा वो बैक्टीरिया उसकी बॉडी से हमारे हाथों पर आया था अब वो हमारी आंखों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर आ गया है। ठीक है, कभी या कोई सामने वाला व्यक्ति बीमार है इसके बारे में हमें पता है नहीं है, इसलिए हमें मास्क लगाना चाहिए कि उसका बैक्टीरिया हमारे अंदर ना आ जाए। मास्क लगा रहता है तो बार बार हाथ नाक पर पहुँचता नहीं है, बार बार रुक जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इधर उधर हाथ लगा रहे तो बार बार हाथ धोना है कि भाई हाथ से बैक्टीरिया साफ हो जाए। और रही कपड़ों की बात, कपड़ों को बार बार छूना नहीं चाहिए। जनरली अगर बाहर घूम रहे हैं तो घर पे जाकर कपड़े जरूर चेंज करने चाहिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया कपड़ों पर है वो सुबह होने पर धुल जाएगा या कई घंटों बाद मर जाएगा अगर उसे कोई भोजन नहीं मिला, कोई होस्ट नहीं मिला तो। ठीक है, इसी तरह जो अमीबा है वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है दूसरे की बॉडी पर आकर। हम न्यूट्रिशन हाइड्रा कह रहे हैं, तो हाइड्रा भी जो है एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट ये कैसा है, मल्टी सेलुलर है। कैसा है, मल्टी सेलुलर। हाइड्रा लिव्स इन फ्रेश वाटर, हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर स्वच्छ पानी में पाया जाता है। इट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच इज सिंपल विद सिंपल स्ट्रक्चर, ये सिंपल स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है, एक तरीके की घास की तरह दिखाई देता है और इसके ऊपर बहुत सारे टेंटेकल्स निकले होते हैं। टेंटेकल देखे उसके ऐसे टेढ़े मेढ़े हाथ पैर निकले होते हैं। हाइड्रा की पिक्चर जनरली आप लोगों ने बुक में हर क्लास में 5th के बाद आने लग जाती है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपको हाइड्रा की पिक्चर भी दी हुई है, कह रहा है, और उसके स्पेशल टेंटेकल्स होते हैं जो कि सेल से मिलकर बने होते हैं। कह रहा है दिस टेंटेकल्स द स्मॉल ऑर्गन प्रेजेंट इन बॉडी एंड रिलीज द स्ट्रिंग सेल्स, और ये पानी के अंदर चले जाते हैं टेंटेकल्स और अपने सेल्स को छोड़ते रहते हैं, अपने बैक्टीरिया को छोड़ते रहते हैं। इसकी वजह से अगर ये हमारे पास तक आ जाता है तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। और जनरली इसके ग्रो करने की जो पावर है वो भी बहुत स्पीडली होती है। ये अपनी बॉडी से एक बड निकाल देता है। क्या निकाल देता है, ये हाइड्रा है, यहाँ से इन्हें छोटी सी बड निकाल दी है। बड निकालने के बाद ये हाइड्रा जो है इधर से बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा और एक अलग बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर कितने हाइड्रा बन जाएंगे, 2 हाइड्रा। कितने हाइड्रा बन जाएंगे, 2। इसी तरह ये अगला प्रोसेस बता रहा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अभी हमने पढ़ा कि कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन हो सकता है। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, हम लोग मानव हैं, हम लोगों के अंदर न्यूट्रिशन कैसे आएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनटेक। क्या करना पड़ेगा, इनटेक। इनटेक का मतलब है खाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। पाचन करने के लिए, ताकत लेने के लिए सबसे पहले शरीर में कुछ खाना पड़ेगा ना भाई। जब खाएंगे सबसे डाइजेशन और न्यूट्रिशन का सबसे पहला प्रोसेस यही है कि भाई अगर हम खाली सुबह शाम तक भूखे पेट घूमते रहेंगे तो ताकत मिलेगी, कुछ ना कुछ खाने को मिलना चाहिए। जैसे कुछ इंटेक करेंगे, इंटेक का मतलब है अंदर ले जाना, पेट में खाना। ठीक है, और इंजेक्शन जैसे इंजेक्ट करेंगे तो क्या शुरू हो जाएगा, डाइजेशन। क्या शुरू हो जाएगा, एक रोटी एक प्लेट में रखी है, क्या अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगी। जब तक हम उसे खाएंगे नहीं वो हमारे माउथ में नहीं जाएगी, हमारे दांत उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, वो हमारे थूक हमारे सलाइवा के साथ मिलकर सॉफ्ट नहीं होगी, तब तक वो पेट में नहीं पहुंचेगी। और जब पेट में नहीं पहुंची तो डाइजेशन शुरू नहीं होगा। एक बार रोटी मुंह में चली गई तो मुंह अपना काम शुरू कर देता है, सलाइवा अपना काम शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो रोटी पेट में पहुंच जाती है और फिर पेट भी अपना काम शुरू कर देता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू, गुड डे।